हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है औरतों ने बदली दुनिया। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। यानी कि पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि घर का काम जो महिलाएं करती है उसको काम नहीं माना जाता। यह हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की पूरे देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। मतलब कि इसका जो शुरुआत करने का समय सीमा भी नहीं है और अंतिम का समय सीमा भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे। इस चैप्टर में हम घर के बाहर को कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय जो है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि महिला की जो व्यवसाय है पुरुषों की तुलना में कैसे अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। हम यह भी जानेंगे कि समानता यानी महिला जो है पुरुष की समानता के लिए कितना संघर्ष किया स्त्रियों ने पहले भी और आज भी। शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए काम किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। मतलब उसके काम के बारे में हम एक संक्षिप्त तरीके से हम जानेंगे। कौन क्या काम करता है, ठीक है। एक किसान क्या काम करता है इसका आप चित्र बनाइए, ठीक है। एक मिल मजदूर क्या काम करता है, एक मिल मजदूर क्या काम करता है उसका एक चित्र बनाइए। एक नर्स क्या काम करती है उसका एक चित्र बनाइए कि नर्स क्या काम करती है उसका एक चित्र बनाइए। एक वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट क्या काम करता है उसका चित्र बनाइए। एक पायलट क्या काम करता है उसका चित्र बनाइए, उसका एक चित्र बनाइए कि पायलट क्या काम करता है। एक शिक्षक काम क्या करता है उसका चित्र बनाइए। चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। मतलब कौन क्या काम करता है उसको एक इस चार्ट में भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। देखिए शिक्षक वर्ग जो है पुरुष का चित्र बनाइए और महिला का चित्र बनाइए। किसान अलग, इसका अलग। मिल मजदूर पुरुष चित्र अलग, महिला का चित्र अलग। नर्स में महिला का और पुरुष का अलग, नर्स का अलग। वैज्ञानिक पायलट इसका अलग, इसका अलग। ये देखिए खेतों का काम जो करती है वो महिलाएं ही करती हैं अधिकतर। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। बाकी का प्रतिशत जो है कि पुरुष काम करते हैं। उनके काम में पौधों को जो रोपना है, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल है। फिर भी हम जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। जब किसान के बारे में सोचते हैं कि तो पुरुष का ही ख्याल आता है। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार हैं, ठीक है।
वर्ग शिक्षक वर्ग जो है पुरुष का चित्र 5 बनाया और महिला का चित्र 25 आया। महिला जो चित्र बनाया वो 25 था और पुरुष जो था 5 था। किसान किसान का चित्र पुरुष 30 बनाया और महिला 0 बनाया। मिल मजदूर 25 था और महिला चित्र जो था 5 गो था। नर्स का चित्र 0 और पुरुष का चित्र 0 था और महिला का चित्र 30 आया। वैज्ञानिक देखिए, वैज्ञानिक पुरुष में था 25 चित्र निकल के आया और महिला वैज्ञानिक 5 चित्र आया। पायलट देखिए, पुरुष में पायलट 27 गो और महिला में पायलट 3 गो, यानी कि 3 ही चित्र बनाना। अपने कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। जो मैडम कराते थे उसकी तुलना आप कीजिए। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं क्या क्या होती चले देखिए। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों के ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों का चित्र बनाया। रोजी मैडम का जो क्लास था उनमें अधिकतर बच्चे जो है नर्स के लिए महिलाओं को चुना और पायलट के रूप में पुरुषों का चित्र बनाया। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ मानना है कि अच्छी नर्स महिलाएं हो सकती है क्योंकि वे जो है कि अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है। साइंस के लिए जो है कि टेक्नोलॉजी माइंड की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। लड़कियां जो है तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। कई सारे लोग जो है कि इस प्रकार की जो रूढ़िवादी धारणा है इस पर विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। यानी लड़की को जो है सहयोग पूरी तरह नहीं मिल पाता है, लेकिन लड़का को पूरी तरह से मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। वो उसके मन में ऐसा डाल दिया जाता है कि शादी को ही अपना शादी को मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चे को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। अपने चारों ओर की दुनिया का दबाव जो है कि उनका सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। कभी हमारे मित्र जो है कि वो गलत तरीके से चिढ़ाते हैं, लड़कों को भी चिढ़ाते हैं और लड़कियों को भी चिढ़ाते हैं। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है, उस पर प्रेशर होता है कि नौकरी मिल जाए। देखिए, रूढ़ियों को तोड़ा है किसने? रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकारा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। किसने बदल दिया? लक्ष्मी लाकड़ा ने जो है कि इसका रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। उत्तर रेलवे का जो है कि वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी के जो माता पिता था वो मूर्ख थे, लेकिन लक्ष्मी को बहुत पढ़ाया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। लक्ष्मी ने जो पढ़ा वो सरकारी स्कूल में पढ़ी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बांटती रही। घर का काम भी करती रही और पढ़ती भी रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। उन्होंने क्लास को पूरा किया और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी उसने प्राप्त कर लिया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली
पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हुई। वो एग्ज़ाम में बैठी, उसने परीक्षा दी और पास हो गई। लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। और जैसे ही कोई कहता है कि फलों फलों काम लड़कियों के लिए नहीं है, और जैसे ही कोई कहता है कि फ कि फलों काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। मतलब कोई कहता है कि भले काम लड़कियों के लिए नहीं, मतलब फलाने काम जो है कि लड़की के लिए नहीं, लेकिन मैं उससे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के वेतन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। जब इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती वह पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, उसका दृष्टिकोण सीधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और मैं अच्छे से हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊँ। ड्राइविंग हर ट्रेन, नीता लाल, वीमेंस फीचर सर्विस से रूपांतरित। ये देखिए एक लड़की है जो कि पायलट है, रेल का पायलट, जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। लड़के के पास जो है कि सरकारी नौकरी वो चाहता ही है, लेकिन उसको यह भी होता है कि हमको अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और घूंस दी जाती है। यदि कोई दूसरा लड़का नौकरी है तो उसके पास नौकरी नहीं है तो उसको चिढ़ाएगा कि देखा फलना का बेटा नौकरी करता है, तुम घर में बैठा है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। बचपन से ही जो कि दूसरों के सामने जब रोता है तो उसको चिढ़ाया जाता है। उसका बच्चा रोता है, लड़के रोते नहीं। परिवर्तन के लिए सीखना। क्या सीखना? स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिका अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, यानी कि नामांकन हो रहा है, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। सभी बच्चों के लिए जो स्कूल जाना एक सिंपल सिटी है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है कि कुछ बच्चों के कुछ जो है बच्चों के जेवियर अपना कुछ बच्चे के जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। अच्छा, यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया। मतलब कि साइंस और मैथ में उसको अच्छा अंक नहीं मिला, लेकिन जो है कि हिस्ट्री और लैंग्वेज में उनको अच्छा अंक आया, तब वो खुश था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। जब उसके माता पिता ने रिजल्ट देखा तो वो उतना खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर गणित में सिर्फ तुम 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। उसके माता पिता कहते हैं कि तुम तो बहुत कम लाए हो। ये बच्चा बोलता है मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। मैं जो है कि इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट बोलता है। उसका उसका गर्दन बोलता है तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है, ये गर्दन कहता है। अब ये विद्यार्थी बोलता है पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। विद्यार्थी की रुचि उसमें नहीं है तो कैसे अच्छा लगेगा? समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है, उसका गार्जियन कहता है।
सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है, सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक सिंपल सिटी है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है, हम कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हैं कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, एक अनुचित बात भी माने जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। जो पुराने समय में पढ़ना और लिखना कुछ ही लोग जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, जो उनके परिवार में होता था वही बच्चे वो सीखते थे या उनके बुजुर्ग जो करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी, लड़की की स्थिति बहुत खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। उस समय में जो मतलब कि अतीत में जो लड़के को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को जो है कि अक्षर भी नहीं बताया जाता था। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ की कुम्हारी बुनकरी यानी कि वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी। यह धारणा था कि लड़कियों जहाँ पर वो कुम्हार का काम जो करता था वो हस्तकला भी सिखाई जाती थी। यह धारणा था कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। यह माना जाता था उस समय कि वो सिर्फ हेल्प ही कर सकती है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें जो चाक उस समय नहीं चलाती थी उसे कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग यानी कि 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। जो भी मतलब कि खुद नहीं पढ़े थे लेकिन बच्चों को जो है स्कूल भेजना शुरू कर दिया। तब भी लड़कियों को शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। उस समय भी जो है कि लड़की को नहीं पढ़ाते थे। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया है। वहाँ उस समय जो स्त्री थे वो पढ़ने लिखने के लिए बहुत संघर्ष किए थे। आइए हम रास सुंदरी देवी 1800 में उसका जन्म हुआ था, 1890 में उसकी मृत्यु का अनुभव पढ़ें जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। रास सुंदरी देवी ने अपनी जो है कि जीवनी किस भाषा में लिखी थी? बंगला भाषा में। उनकी पुस्तक जो है उनकी पुस्तक अमार जोबनी किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। वो पहली आत्मकथा है। ये देखिए चित्र रामाबाई 1858 में उसका जन्म हुआ था। 1922 में उसकी मृत्यु होगी अपनी बेटी के साथ। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। महिला शिक्षा की ये जो योद्धा था ये स्वयं ही कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उसे पंडिताइन कहने लगी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव के एक मिशन स्थापित किया। उसने जो कि एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। गरीब महिला और विधवा महिला को जो है कि शिक्षा वो देते थे। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी। वो लकड़ी से क्या चीज़ बनाते थे वो भी सिखाया जाता था, जो वर्तमान में भी लकड़ियों के काम ही सिखाई जाती है।
ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। ये देखिए लकड़ी का छापा खाना, ये रमाबाई है। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। उस समय जो था लड़की, जब यह मानना था कि लड़की जब लिखती पढ़ती है वो पति के लिए दुर्भाग्य लाता है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। किसने? रास सुंदरी ने। किसने? रास सुंदरी ने। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। वह सुबह सवेरे जगती थी और काम हो जाने के बाद आधे रात को जो है कि काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं पढ़ना सीखूंगी, एक जो है कि धार्मिक पांडुलिपि जो है कि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भगवत एक संत का जीवन पढ़ रही हूँ। मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। चैतन्य भागवत वो पढ़ रही थी एक स्वप्न में। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के लिए नए तरीकों की कल्पना की। जीने के लिए नए तरीकों की जो है कि कल्पना की। रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। क्या था उनका सपना? देखिए, रुकैया सखावत हुसैन 1880 में पैदा हुई और 1932 में उसकी मृत्यु हो गई। एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। अमीर परिवार में जो कि उसकी परवरिश हुआ था, जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था। उसे जो है कि पूरी तरह से उर्दू पढ़ना भी आता था और लिखना भी आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी उस समय जो है कि सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और सीख लिया। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी, राइटर बनी। 1905 में वे केवल 25 वर्ष की थी। जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। सुल्ताना का स्वप्न उसने लिखा। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड नामक एक जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। उस समय वहां पर जो है कि काम करने की पूरी तरह छूट दिया था, पढ़ने का भी और काम करने का भी। इस कहानी में महिलाओं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है। बादलों से जो वर्षा होती है उसको रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कार्य चलाती है। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें
और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं। स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से वो हार जाते हैं। और पुरुष पुरुष एक अलग अलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल एक स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। वह सपना देख रही थी कि हम हवाई जहाज चला रहे हैं। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, बल्कि उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। 1910 में उसने जो है कि स्कूल खोला, रुकैया हुसैन जिसने खोला, रुकैया सखावत हुसैन ने। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ दिए है। उसने कहा कि एक चैतन्य भागवत में यहाँ पर छोड़ दी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया। उससे चुपके से एक पन्ना जो कि निकाला और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम ही था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, यानी कि तार के पत्तों पर वो लिखने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया, उसमें से भी एक पेज को छिपा दिया उसने। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। वो मिलान करते थे। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। वो शब्द भी मिलाते थे। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद पढ़ना जो है कि मैं पढ़ना सीख सकी। रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। चैतन्य भागवत उसका जो ज्ञान था उसने पढ़ने का बहुत अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राससुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। उसने जो उसका जो दैनिक जीवन था उसका जो अनुभव था वह विस्तृत रूप से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। एक रत्ती भी उसे जो कि समय नहीं मिलता था विश्राम करने के लिए। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा लें। इतना भी समय नहीं दिया जाता था कि वो आराम से खाना खा ले। ये देखिए, राससुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जी ने पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसकी स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब हैं। शिक्षण की असुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधा प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है, यानी कि बहुत अंतर है।
भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों यानी कि 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था। उस समय जो कि 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। उस समय 40% लड़के पुरुष थे और 15% लड़कियां या महिलाएं शिक्षित थी। उस समय ये सब शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई। 2011 में जो है कि 40 से बढ़कर 82% हो गया। और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो गई। लड़की में भी बढ़ोतरी हो गया और लड़के में भी बढ़ोतरी हो गया। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत जो है कि अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ, इनका बीच का अंतर जो कि अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़के और लड़कियां इसमें शामिल हैं। स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014 से 15 के बीच का देखिए। स्कूल का स्तर प्राथमिक कक्षा जो है कि 1 से लेकर 5 तक, उसमें लड़कियों का अनुपात है 4.36, लड़के हैं और लड़कियां हैं 3.18। योग जो हुआ 4.13, ये हुआ सब, ठीक है। अनुसूचित जाति देखिए, लड़के 4.71 है, लड़कियां 4.20। योग उसका दोनों का अनुपात जब निकला 4.46। अनुसूचित जनजाति देखिए 7.02 लड़के और लड़कियां 6.84, तो उसका दोनों का अनुपात का योग हुआ 6.93। हाँ, उच्च प्राथमिक देखिए उससे ऊंचा हुआ 6 से 8 के बीच, 6 से 8 की क्लास का 3.49 लड़के थे सभी में और 4.60 लड़कियां, उसका योग 4.03 हुआ। अनुसूचित जाति में देखिए 5 था, इसमें 6.03 था लड़की, उसका योग 5, इसका जब एक्यूरेट निकाला गया 5.51 निकाला। अनुसूचित जनजाति देखिए 6 से लेकर 8 तक 8.48 और लड़कियां था 8.71 और उनका योग हुआ 8.59। माध्यमिक यानी कि हाई स्कूल में देखिए 9 से 10 के बीच में सभी लड़के जो थे 17.21% जो कि शिक्षित थे और लड़कियां 16.188 शिक्षित थे और योग हुआ दोनों का औसत निकाला 17.06। अनुसूचित जाति देखिए हाई स्कूल में 19.64 था और लड़कियां था 19.05। योग हुआ दोनों का औसत योग 19.36। अनुसूचित जनजाति देखिए हाई स्कूल का 24.94 था इसका और लड़कियां था 24.40 और उसका औसत योग हुआ 24.68। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। स्कूल जो कि उस समय अधिक छोड़ा जाता था।
इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। ठीक है, वो पढ़ाते ही नहीं है। मुस्लिम लड़कियों स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाते, मुस्लिम लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल ही रहती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। वो सभी 4 वर्ष रहते हैं, मुस्लिम लड़की सिर्फ 3 वर्ष ही रहती है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चे को स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। उनका गार्जियन जो है कि स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि खर्चा हो जाएगा उसमें। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। ऐसी स्थिति में जो कि लड़का को पढ़ाया जाता है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, उसके साथ जो है कि भेदभाव किया जाता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। गूगल महाराज से पूछिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बता देंगे। महिला आंदोलन, चलिए देखते हैं महिला आंदोलन क्या है। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अब जो है कि उनको अधिकार मिल गया। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। बहुत अच्छा स्थिति हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। ये परिवर्तन जो आया वो अपने आप नहीं आया। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। उसने कठिन परिश्रम किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। कई पुरुष जो कि उसका सपोर्ट करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। क्या बनाती है? जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। भिन्न भिन्न रणनीति भी अपनाया गया है। ये देखिए बदलून, देखिए औरत भी ये काम कर सकती है। अब देखिए अभियान, चलिए अभियान के बारे में पढ़ते हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट अंश है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन यानी कि ईस्वी 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। 2006 में जो आंदोलन किया गया था वो घर में जो परी महिला थी उसको मानसिक रूप से प्रताड़न किया जा रहा था और जो है कि उसको शारीरिक और मानसिक रूप से हिंसा के भोग रही हैं, उसको सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर जो है और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। कब किया था? 1997 में। किसने? हाई कोर्ट ने।
एक और उदाहरण देखें, 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1980 के दशक में जो दहेज जब नहीं मिलता था, वो उसका पति जो है कि उसका पति और उसके घर वालों उसे मार दिया करते थे। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। मतलब कि वो जब दहेज नहीं देते थे उसके लालच में मार देते थे। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, कानून इस बात पर कुछ नहीं एक्शन ले रहे थे। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। आपस में अनुभव भी किया, अनुभव का तो जानकारी आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया, दहेज से संबंधित रिलेटेड जो कानून जो बना था उसको बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जो दहेज मांगते थे उसको सजा दिया जा सके। देखिए सड़कों पर उतरी महिलाएं उस समय थी। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई। उस समय दहेज के लिए वो मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी। ये देखिए, यही सत्या रानी। जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। जागरूक भी करना एक महिला आंदोलन का ही कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। नाटक के द्वारा भी वो जो संदेश देते हैं वो जन समाजों के बीच वो अपना संदेश पहुंचाते हैं। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत और असरकार तरीके हैं। रैलियां भी इफेक्टिव लाती है, जो आवाज़ उठाते हैं वो भी इफेक्टिव होता है। देखिए, बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। बंधुत्व व्यक्त करना भी एक महिला आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें और अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल फीमेल डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 14 अगस्त को बाधा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। जलती हुई मोमबत्तियां उठा रहे हैं भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।